नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक गांव में हरिराम नाम का किसान अपने भाई हरेंद्र के साथ रहता था। हरिराम के पास काफी जमीन जायदाद थी, बहुत बड़ा बागीचा था और अपना एक बड़ा सा गौशाला था। कुल मिलाकर हरिराम एक संपन्न एक जमींदार था। हरिराम की शादी हो चुकी थी, जबकि हरेंद्र की शादी नहीं हुई थी। हरेंद्र अपने भाई और भाभी से बहुत प्यार करता था, उनकी सेवा में हमेशा लगा रहता। हरिराम की उम्र बहुत ज्यादा थी और वह बहुत दुबला पतला कमजोर था, जबकि हरेंद्र एक खूबसूरत सजीला गठीला नौजवान था। आठ उसकी भाभी बहुत जल्दी हरेंद्र के तरफ आकर्षित ही गई और गुपचुप तरीके से दोनों में संबंध भी स्थापित हो गए। मगर कहते हैं ना कि नाजायज संबंध और दुर्गंध छुपाए से नहीं छुपते। यह बात हरिराम को भी खबर हो गई, तो उसने पत्नी और भाई को समझाने के बजाय हरेंद्र की शादी करा देना उचित समझा, क्योंकि वह जानता था कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ बराबर सहयोग करते हैं तब जाकर ताली बजती है। उसी तरह कभी एक तरफा प्रेम करने वाले एक दूसरे से संबंध स्थापित नहीं कर पाते। संबंध तो तब स्थापित होता है जब दोनों के दिल मिल जाते हैं, और जब दो दिल मिल जाते हैं तो वे किसी रिश्ते का परवाह नहीं करते। वे प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि बीच में आने वाले का जान भी ले सकते हैं, या नहीं ले पाए तो अपनी खुद की भी जान दे सकते हैं। पेड़ की जड़ में पैर फंस जाने पर कभी उसे झटके से नहीं निकालते, अन्यथा पैर टूट जाता है। उसे बहुत आराम से मुलायम हाथों से धीरे धीरे निकालते हैं। हरिराम ने सोचो लिया कि अब सब कुछ जानते हुए अनजान बनकर रहने में ही चालाकी है। बस जल्दी से एक बहुत खूबसूरत लड़की ढूंढकर हरेंद्र की शादी करा देनी है। हरिराम ने जल्दी ही हरेंद्र के लिए एक सुंदर लड़की से शादी की बात चलाई। शादी की बात सुन हरेंद्र आनाकानी करने लगा, और ताजुब की बात की हरिराम की पत्नी बोली, अरे अभी इतनी क्या जल्दी है? हरेंद्र अभी बच्चा है, तुम झूठ मूठ उसे परेशान कर रहे हो। तब हरिराम बोला, देखो अब तुम्हें भी आराम चाहिए और मुझे भी। अकेले खेत की देखभाल करता हूं, तुम लोग हाथ नहीं बंटा पाते। जब घर में एक बहू आ जाएगी तो तुम और हरेंद्र खेती और गौशाला की देखभाल कर सकते हो। पीछे से मैं भी सहयोग कर दिया करूंगा। पत्नी को लगा कि पति मुझे और आजादी दे रहे हैं, अब तो हम और भी आराम से मिला करेंगे। हरेंद्र की शादी हो गई, पत्नी घर में आ गई, परंतु हरेंद्र तो भाभी के ही प्यार में लगा रहा। नई पत्नी उसे जरा भी नहीं भा रही थी। स्त्रियां अपने पति के चरित्र को एक किताब की तरह पढ़ लेती है। हरेंद्र को अपने पति के चाल चलन पर शक हुआ, तो वह उसका पीछा करने लगी, और एक दिन दोनों को रंगे हाथ पकड़ भी लिया। उस वक्त उसने सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली कि ये आदतें दुनिया की सबसे बुरी आदतों में एक है, आप इसे तुरंत छोड़ दो। क्योंकि कोई पत्नी अपने पति की बदचलनी एक बार जरूर माफ कर देती है, लेकिन बार बार नहीं। परंतु इसके बाद हमने आपको गलती करते देखा तो फिर आप मेरा मरा मुंह देखोगे। कहते हैं नशा और बुरी आदतें एक बार लग जाए तो फिर छोड़े नहीं छूटती। हरेंद्र ने अपनी आदतें छोड़ने के बजाय और बढ़ा लिया। यह देख हरेंद्र की पत्नी ने एक दिन सचमुच जहर खा लिया और मर गई। इस बात का गम ना तो हरेंद्र को हुआ ना उसकी भाभी को हुआ, परंतु हरिराम को काफी सदमा लगा। उसने जो सोच रखा था ठीक उसका उल्टा हो गया।
सदमे के कारण हरिराम बीमार पड़ गया और एक दिन चल बसा। अब तो हरेंद्र और उसकी भाभी खुलम खुला पति पत्नी की तरह रहने लगे। तब कुछ लोगों ने हरेंद्र को सलाह दिया कि तुम लोगों को शादी कर लेने चाहिए। लोक लाज से बचने के लिए दोनों ने विवाह कर लिया। 1 साल बाद दोनों को एक सुंदर पुत्र हुआ। दोनों बहुत प्यार से बच्चे का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे बच्चा 10 साल का हो गया। वह अपनी मां से बहुत प्यार करता था, जबकि वह अपने पिता को काका ही बोलता था। उसे बस यही जानकारी थी कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और मेरे काका और मां मिलकर मुझे पाल रहे हैं। मां का प्यार सदा बना रहे, ये सबके भाग्य में नहीं होता। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ी और गुजर गई। अब घर में हरेंद्र और वो स्वयं रह गया। उसका नाम अमन था। उधर हरेंद्र आयाश आदमी था। वह बिना स्त्री के ज्यादा दिन रह ही नहीं सकता था। उसने एक बहुत दुष्चरित्र स्त्री से विवाह कर लिया। उसके पहले से 5 बच्चे थे। वह लेकर घर में आ गई। आते ही उसने अमन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उसे अकारण मारने पीटने लगी। उसकी नजर हरेंद्र की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी पर लग गई थी। वह उसे हर हाल में हासिल करना चाहती थी। ये तो हरेंद्र को भी पता था कि 100 चूहे खाने वाली बिल्लियां हज को नहीं जाया करती। अब उसके आंख की किरकिरी एकमात्र अमन था, जिसे वह ठिकाने लगाना चाहती थी। वह अपने एक दुष्ट प्रेमी से एकांत में बात कर रही थी कि तुम उसे कहीं भी ले जाकर मार डालो, मैं तुम्हें 2 बीघे का बाग तुम्हारे नाम करा दूंगी। यह बात एक पड़ोस के सज्जन आदमी सुन रहे थे। उन्होंने हरेंद्र को बताया कि तुमने अपनी गलती से पूरे परिवार को मार डाला। अब एकमात्र निशानी अमन बचा है, जिसे तुम्हारे साथ रह रही स्त्री, जो एक वेश्या है, उसे मारने का प्लान बनाई है और अपने बच्चों को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। तुमको अब जरा भी शर्म है तो सारी जायदाद आज ही अमन के नाम कर दे और उसे आज ही कहीं बहुत दूर भेज दे, जहां इस दुष्ट स्त्री का हाथ ना पहुंच सके। हरेंद्र को तो जैसे सोए से नींद खुल गई। उसे पहली बार अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। उसे लगाने लगा कि अपनी पत्नी और भाई की मौत का जिम्मेदार खुद है। अब उसे अमन बहुत प्यारा लगने लगा। उसने कचहरी जाकर सारी जायदाद अमन के नाम कर दिया और अमन से बोला, तू किसी दूसरे नगर चला जा, भीख मांग कर खा लेना, परंतु जब तक सयाने ना हो जाना, कभी लौटकर यहां मत आना। यहां तुम्हारे जान को खतरा है। अमन चाचा का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, परंतु काकी की क्रूरता और काका की मौन ने उसे दूसरे नगर जाने के लिए विवश कर दिया। वह दूसरे नगर चला गया। वह इधर उधर भटक रहा था। बहुत भूखा भी था। उसे मांगना भी नहीं आता था, क्योंकि वह भिखमंगा तो था नहीं। वह एक जगह बैठकर रोने लगा। उधर से एक सेठ आ रहे थे। उनकी नजर रोते बच्चे पर पड़ी तो रुक गए और बच्चे से रोने का कारण पूछा। बच्चे ने बताया कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। सेठ ने उसे अपने पॉकेट से निकाल 2 पैसे दे दिए, परंतु वह लड़का उसे लेने से इनकार कर गया। बोला, माफ करना सेठ जी, मैं कोई भिखमंगा नहीं हूं। मैं भूखे मर जाऊंगा, परंतु किसी से मुफ्त में कुछ भी नहीं लूंगा। मांगने से मर जाना कहीं भला है। सेठ उसकी बात सुन बहुत प्रभावित हुआ। बोला, लगता है घर से भागकर आए हो। क्या तुम मेरे यहां काम करना पसंद करोगे? लड़का बोला, हाँ सेठ जी, काम के बदले खाना पसंद करूंगा। इस प्रकार वह सेठ के पास रहने लगा। वह सेठ से भोजन कपड़ा के अलावा कुछ भी नहीं लेता। वह जल्द ही सेठ का विश्वास पात्र बन गया और सेठ का कारोबार एक बेटे की तरह संभालने लगा। सेठ का एक बेटा और बेटी भी थे। वह अपने बेटा बेटी पर उतना भरोसा नहीं करता।
जितना कि अपने नौकर अमन पर करता। उधर हरेंद्र की नई पत्नी अमन को मरवाने के लिए ढूंढने लगी। वह हरेंद्र से पूछी, तुम्हारा वो पिल्ला कहीं दिखाई नहीं पड़ता? हरेंद्र बोला, दिखाई तो मुझे भी नहीं पड़ रहा, परंतु उसके नहीं रहने से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम रोज उसे मारती पीटती थी, लगता है उसी के चलते राजदरबार चला गया है। ये सारी जमीन जायदाद मकान सब उसी के नाम से है। मेरे भाई ने मरने से पहले उसी के नाम कर दी थी। अब अगर वह राजदरबार में तुम्हारे खिलाफ मारपीट की शिकायत करता है तो तुम्हें तो जेल होगी ही, मैं भी नहीं बच पाऊंगा। जब स्त्री ने सुना कि हरेंद्र के नाम कुछ भी नहीं तो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर उठाई और चल दी। हरेंद्र बोला, जाने मन मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरी अच्छी पत्नी हो। तब वह स्त्री बोली, भिखमंगे मुझे पत्नी कहते शर्म नहीं आ रही? पहले तो मुझे बताया कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तुम रानी की तरह राज करोगी, और अब झूठे प्यार जताने का नाटक कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि दूसरी पत्नी या प्रेमिका रखने पर हाथी के बराबर खर्च आता है। वह पैर पटकती हुई चली गई। हरेंद्र ने राहत का सांस लिया। उधर सेठ के बेटा बेटी एक दूसरे नगर में रहकर शिक्षा अध्ययन करते थे। शिक्षा पूरी कर 10 वर्ष बाद सेठ के बेटा बेटी घर लौट आए। अब अमन भी 20 वर्ष का हो चुका था। वह अब सेठ के घर से बाहर तक का सभी कार्य देखा करता था। यह बात सेठ के बेटे को तो नहीं, परंतु बेटी को बुरा लगने लगा था। वह अपने पिता से कह भी चुकी थी कि नौकरों को इतना सर चढ़ाना अच्छी बात नहीं। वह नहीं चाहती थी कि नौकर हर जगह ताक झांक करे, परंतु अमन को सेठ की बेटी पर कुछ अलग किस्म का शक था। उसने उसे एक लड़के से मिलते हुए पकड़ किया तो लड़की अपनी गलती मानने के बजाय उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी देने लगी। अमन बोला, बहन जी, आप जो कर रही हो उसी में एक दिन उलझ जाओगी, तुम्हें उसमें से निकलना भारी पड़ जाएगा। आप इस तरह की गलती मत करो, सेठ जी आपकी शादी बहुत बड़े घर में कर देंगे। लड़की ने गुस्से में आकर अमन को कई थप्पड़ जड़ दिए और बोली कि आज के बाद मेरे बीच में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमन ने भी अब इस मामले से दूर ही रहना अच्छा समझा। वह रोज सुबह सैर करने निकलता था। आज वह बहुत रात में ही सैर को निकल गया था। कारण था कि आसमान में बादल छाए थे। उसे समय का सही जानकारी नहीं चल पाया तो 2 घंटे पहले ही निकल गया। वह एक तालाब में रोज अपना हाथ मुंह धोता था। तालाब एकांत और सुनसान जगह पर था। उसने देखा कि एक लड़की तेजी के आ रही है और बिना सोचे समझे तालाब में छलांग लगा दी है। अमन समझ गया कि वह स्नान करने के लिए इतनी रात में छलांग नहीं लगाई है, वह आत्महत्या करना चाहती है। उसने तुरंत पानी में कूद लड़की को बाहर निकाला। वह देखकर हैरान रह गया कि यह अपने सेठ की बेटी है। वह बोल पड़ा, बहन तुम, और ये कदम, तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर तुम मर जाती तो सेठ किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह पाते। वह बोली, अगर मैं जिंदा रहती हूं तो भी मेरे पिता किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। तुम्हारी बात नहीं मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस लड़के ने मुझे धोखा दिया है। अब मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं और वह मुझसे विवाह नहीं करना चाहता। वह मुझ पर लांछन लगा रहा है कि तुम बच्चलन हो। अब मेरे पास मरने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। अमन बोला, बहन तुम पहले ये बताओ कि वह लड़का कौन है, किसका बेटा है। तब वह बताई कि वह तो सेठ बनवारी लाल का एकलौता बेटा है। अमन बोला, बस मुझे इतना ही जानना था। अब तुम आराम से घर में बैठो और जितना कहता हूं उतना ही करो।
इस बात की जानकारी भी मेरे अलावा घर में किसी को नहीं होने चाहिए। बनवारी के बेटे की तो बात ही छोड़िए, खुद बनवारी तुम्हारे कदमों में पड़कर दया की भीख मांगेगा। आगे की बात मैं तुम्हें बताता रहूंगा। तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी इज्जत कभी नीलाम नहीं होने दूंगा। सेठ घनश्याम की बेटी अमन की दीवानी थी, मगर अमन था कि उस पर घास नहीं डाल रहा था। अमन ने पहली बार जब बनवारी की बेटी को महत्व दिया तो वह फूले नहीं समाई। वह किसी न किसी बहाने अमन से रोज मिलने लगी, उसके साथ मरने जीने की कस्में खाने लगी। अमन जब देख लिया कि अब बात अपने बस में आ चुकी है, तब वह उस लड़की से बोला कि देखो, तुम अगर मेरे साथ विवाह करना चाहती हो तो पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं कोई सेठ का नौकर नहीं हूं, बल्कि एक जमींदार हूं। मैं जब छोटा था तो अपने यहां मेरे जीवन को खतरा था, इसलिए सेठ के पास पड़ा रहा। सेठ भी मेरे पिता की तरह हैं, बल्कि सच पूछो तो अब वही मेरे पिता है। और सेठ की इज्जत पर आंच आए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा भाई मेरी बहन यानी सेठ की बेटी की इज्जत से खिलवाड़ किया है, क्योंकि उसका प्यार मेरी तरह पवित्र नहीं है। और अब बात बहुत दूर तक पहुंच चुकी है, इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम अपने भाई से साफ साफ बता दो कि मैं सेठ का नौकर ही नहीं, यहां के राजा का जासूस भी हूं। मुझे हर तीसरे दिन राजदरबार जाना पड़ता है। राजा मुझसे हर जानकारी लेता रहता है। मैं अपनी बहन के साथ हुई ज्यादती की बात राज दरबार में उठाऊंगा और तुम्हारे भाई की फांसी की मांग करूंगा। अब भलाई इसी में है कि तुम्हारा भाई एक हफ्ते के अंदर मेरी बहन से शादी कर ले। तुम यह बात अपने माता पिता सबसे बता देना, और तुम अपनी तरफ से निफिक्र रहना, क्योंकि जब मेरी बहन तुम्हारी भाभी बन जाएगी तो वह भी तुम्हें अपनी भाभी बना लेगी। उस लड़की ने तो जैसे घर में कोहराम ही मचा दिया। उसके भाई को लगने लगा कि राजा के सैनिक सचमुच फांसी का फंदा लेकर आ रहे हैं और उसे फांसी पर चढ़ा रहे हैं। बनवारी सेठ भी यह बात सुन बहुत डर गया। उसे लगा कि बेटे ने तो गलती कर ही दिया है। अब अगर बात राज दरबार जाती है तो मुझे भी राजा नहीं छोड़ने वाला। मैंने एक बार घटिया माल राज दरबार भेजवा दिया था। राजा ने मेरी 1 साल की कमाई रोक ली थी। अब वह किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। वह अपने बेटे को ही गलती ठहराया। उसने बिना देर किए सेठ की बेटी से अपने बेटे की शादी कर दी। कुछ दिन बाद और सेठ की बेटी ने अपनी ननद की शादी अमन से करा दी, क्योंकि वह जानती थी कि अमन और उसकी ननद ने उसका घर बसाया है। अब उसका फर्ज बनता है कि अपने मुंहबोले भाई और अपनी ननद का घर बसा दे। अमन कोई नौकर तो था नहीं। वह अपनी नई नवेली दुल्हन लेकर गांव लौट आया। उसका काका हरेंद्र उसका बाट ढूंढ रहा था। हरेंद्र अपनी सारी जिम्मेदारी अमन को सौंप सन्यासी बन गया। मनुष्य का जीवन एक नसीब का खेल है। पूरा जीवन मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति में लगा रहता है, परंतु होता वही है जो भाग्य में लिखा रहता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।